तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारे पास सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें सोर्सेस क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हमें कहाँ कहाँ से जो है किन किन ज़रायों से जो है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बना हुआ है, कुछ आप देख सकते हैं। एक है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में आ जाता है टिश्यूज़। ठीक है ना, लिविंग थिंग्स में नॉट जस्ट ऑन दी एनिमल्स, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम व्हाट वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनके टिश्यूज़ से हमको मिलते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मेनी इंपॉर्टेंट असेंशियल कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरे होते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोल, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस हमको मिलती है, देन मेनी टाइप ऑफ गैसेस वी गेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है ज़्यादातर कोल। तो भाई कोल जो है एक वेराइटी, आपने कोयला समझा होगा वो काले कलर का, ये कोल वो नहीं होता। ये ज़मीन के अंदर धंसा हुआ होता है, प्रेशर और हीट मिलने के बाद, प्रेशर यानी जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, फिर हमको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, तो कोल कहा जाता है हमारे पास जो है ना, ये फॉसिल जो है हमारे पास ये अर्थ के सरफेस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अंदर तो कोल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोल के अंदर में अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है, लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज। ओके, नाउ कोल को हमने क्लासीफाई किया 3 चीज़ों में। ठीक है ना, कोल यानी हमको जब ऐसे हमको मिलता है उसमें से एक कोल गैस, सॉरी आई एम रियली सॉरी, सो first thing we get that is coal gas, and another thing we get that is coal tar, and the last thing we get that is coke. okay, वो कोका कोला वाला नहीं है कोक, ये केमिस्ट्री वाला कोक है भाई। तो ये बात समझ आए को 3। तो एक प्रोसेस होता है, कोल तो हमको मिला भाई, तो कोल में से गैस को कैसे अलग करें। कोल टार मतलब लिक्विड गैस जो होता है लिक्विड की सूरत में, और कोक सॉलिड की सूरत में जो होता है, कैसे अलग करें। एक प्रोसेस होता है पायरोलाइसिस का। ठीक है, पायरोलाइसिस कहते हैं उसको, या हमारे पास दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास की साइंस के अंदर, इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को हम हीट करते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ अ थिंग, हम इसको हीट करते हैं। तो ये जो लिक्विड होता है इसमें जो चीज़ यानी जो है एवापोरेट यानी गैस की सूरत में, यानी समझ लो 30-40 डिग्री हमने रख दिया पानी को, तो हम इसके ऊपर सिस्टम लगा देते हैं ऐसे पाइपों का। तो इसमें से इसे गुजर के इशारा करके यहाँ पे एक जगह होती है गैसेस की, हमने इस कैन के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो जिसको जो है इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, ओके, डिस्टिलेशन इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी इसमें अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको मिलती है कोल गैस। गैस के अंदर मीथेन, बहुत सारे और मेनी अदर टाइप्स ऑफ मीथेन, ईथेन, ईटीसी टाइप ऑफ गैस जो कि फ्यूल के तौर भी हमको मिलती हैं। कोल गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज़ ये होती है। और दूसरा होता है कोल टार, ये लिक्विड गैस होता है, यानी जो लिक्विड जो हमारे पास बचता है कोल टार। ठीक है ना, जो हमारे पास, ठीक है, देखूँ मैं अगर बुक में लिखा हुआ है नहीं है। तो कोल टार जो होता है डिस्टिलेशन के बाद हमको लिक्विड डार्क जो है हमारे पास मिलता है लिक्विड टाइप का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। यानी इसके अंदर भी तरह तरह के जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है ना, तो ये हमारे पास मेडिकल साइंसेज और इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये स्किन को ट्रीट करने में यूज़ होता है, जहाँ तक मैंने सुना था यार, मुझे याद आ रहा है डर्माटाइटिस पता नहीं कोई डिजीज़ होती है स्किन की, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। मुझे कंफर्म नहीं है, ऐसा मुझे याद है डर्माटाइटिस वगैरह। ठीक है, तीसरा होता है कोक। तो इसको हम ज़्यादातर ये 98% तो वो हमारे पास कोयले की तरह ही होता है। एंड देन इसको हम जो है कोक को यूज़ करते हैं एज ए फॉसिल फ्यूल, और सॉरी फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल होगा, तो फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं, हीट ऑब्टेन करते हैं कोक से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सॉलिड बचा, तो जो है आखिर में बचा कोई जो चीज़ होती है सॉलिड होता है। ठीक है ना, तो ये कोक की, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पायरोलाइसिस के बाद हमको ये चीज़ मिली। देन अनदर थिंग इज़ डेट कि हमारे पास होता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम खाली पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम का जो वर्ड है अगर मैं आपको बताऊं, पेट्रोस, एक ग्रीक वर्ड पेट्रोस इक्वल टू जिसके मायने होते हैं रॉक, दूसरा होता है हमारे पास ओलियम, पेट्रोलियम। ठीक है, उसके मायने होते हैं ऑयल। ठीक है ना, रॉक ऑयल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये रॉक ऑयल होता है और तरह तरह के यानी कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है।
तो हमें यानी इसमें बहुत सारी काम की चीज़ होती हैं। केरोसिन ऑयल हम जो है ऑयल करते हैं, ईंधन में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जेट फ्यूल्स यूज़ करते हैं, व्हीकल्स वाला पेट्रोल यूज़ करते हैं, देन डीजल, मेनी अदर टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, ठीक है ना। हमारे पास तरह तरह के कंपाउंड्स मिले, तो एक कंपाउंड हमको मिला जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल वो एवापोरेट होना बॉयल होना शुरू हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हमको मिला 90 पर होगा डिग्री से, एक हमको मिला 200 पर होगा, 300 पर होगा, फिर हमारे पास 320 पर होगा, फिर तीसरा 400 पर होगा, ठीक है। हमने तरह तरह के कंपाउंड्स मिले, ठीक है ना, अलग अलग है, किसी की 50 होगी, किसी की 90, किसी की 200, किसी की 300, 300 तो हम अगर हम इसको यानी अलग करना चाहे, कैसे अलग करेंगे यार, इन सबको कैसे अलग करेंगे। हम इसको एवापोरेट करेंगे, जक्का सारे उड़ जाएंगे, यानी डिस्टिलेशन करेंगे। तो एक फ्रिक्शनल टावर होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर खाने बने हुए होते हैं। ऐसा कंपार्टमेंट होता है, एक खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जैसे जैसे हम इस खाने का जो टेम्परेचर होता है 50 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 100 हो जाएगा हमारे पास, इसका 150 हो जाएगा, इसका 200, हमको पता है भाई कितने सेंटीग्रेड पर कौन सी चीज़ होगी, फिर 250, फिर 400। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास क्या टेम्परेचर जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर हमारा क्या राइज़ करता जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे हम नीचे आएंगे। तो भाई जो चीज़ हमारे फ्यूल हमने पहले टावर के अंदर डाला, यहाँ से रास्ता बना हुआ है अलग से, रास्ते में हमने इसको अंदर फ्यूल कर दिया, यहाँ पर भी हमने इसको तो जिस चीज़ कोई भी सब्सटेंस है उसके 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको बॉयल होना होगा, तो वो अंदर गैस अंदर चला जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये 50 सेंटीग्रेड वाली पूरी कंपाउंड अलग हो गया। अब जिस सब्सटेंस को 100 पर होना होगा तो वो अंदर आएगा 100 का वाला, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पूरा जो कंपाउंड होता है वो अलग हो जाएगा। फिर 150 वाला अलग हो जाएगा, 200, 250, फिर 250 जो पर जो भी होगा ना, यानी भाई एक सब्सटेंस है उसका जो है एक्स स्क्वायर एक जो है ना कंपाउंड है, तो इसको अलग होना होगा। तो 250 पर सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बॉयल होकर अलग हो जाएगा, क्योंकि x3 का जो है मेल्टिंग पॉइंट 400 है, इसका 250 वाला 250 से उड़ जाएगा। तो हमने अलग से इसको यानी अलग से हमको मिल गया। तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्यों, अलग अलग स्टेप पर अलग अलग टेम्परेचर पर डिस्टिलेशन हो रही है, फ्रिक्शनल यानी फ्रिक्शंस में काम हो रहा है यहाँ पर, और इसको कहा जाता है फ्रिक्शनल टावर, इसको कहा जाता है फ्रिक्शनल टावर। ओके ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को। तो इसके भी तरह तरह के यूज़ हैं बुक में, अगर हम देखें ओके बुक में भी यही है हमारे पास लिखा, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इट इज़ अ प्रोसेस। तो हमको ये मैंने कहा आपको अलग अलग टेम्परेचर्स मिलेंगे। रिफिनरी गैस हमको मिलेगी, सबसे कम टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, पता नहीं कौन सा है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हमारे पास ये अलग हो जाएगी यहाँ से चीज़। फिर हमारे पास अगर ये जो है पानी, ये जो लिक्विड है, ये जो पेट्रोल है, ये जो पेट्रोलियम है नीचे आता जाएगा, फिर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बचेगा, फिर ये अलग हो जाएगा। फिर कीरोसिन जो हमारे पास जेट फ्यूल होता है, ये जो लिक्विड नीचे आएगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा, कीरोसिन गायब हो गया, बाकी जो नीचे आएगा उसमें डीजल होगा, डीजल भी चला जाएगा। फिर लुब्रिकेंट ऑयल आएगा, वो भी चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उतर गई। फिर खाली जो वो पेट्रोलियम है उसमें फ्यूल ऑयल बचा, तो फैक्ट्रीज़ और शिप्स वगैरह में यूज़ होता है, वो भी निकल आएगा। बाकी बचा रेजिड्यू कहा जाता है इनको, यानी ये सारा का सारा हटाकर हमने जब इसको निकाला, ठीक है, हमने जब इसको हटाया तो हमको लास्ट के अंदर जो चीज़ बचेगी, हमने कहा यार इसको हम ज़्यादा हीट करके कोई और चीज़ हमको हासिल नहीं हो सकती, तो हमने इसको रेजिड्यू कहा, जिसे हम रोडों पर भी लगाते हैं। रोडों पर आपने देखा होगा रोड बनते होंगे, तो उसका मैं नाम भूल गया यार, क्या वर्ड था उसका। तो रोड के ऊपर ऐसे दोनों साइड से ऐसे जो है ना रोड बना हुआ होता है, तो रोड के यहाँ पर काले काले कलर का हम लगा देते हैं, क्या मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, काले काले कलर का पूरा लगा देते हैं, पूरा चमक जाता है रोड, ठीक है। तो रेजिड्यू इसका ऐसे यानी बचा कुचा सामान, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब फिर आ जाता है हमारे नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो होता है हमारे पास बहुत सारी जो है CNG हो गई, मीथेन हो गई, और जो घर में हम यूज़ कर रहे होते हैं गैसेस, मीथेन वगैरह, तो ये हमारे पास क्या गैसेस होती हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैसेस हमें बहुत सारी जो है जगहों से मिल रही होती हैं, तकरीबन जो है कोई भी एरियाज़ होते हैं वहाँ से हमको, जैसे हमारे पास बलूचिस्तान में सुई है, वहाँ पर जो है गैस है, सुई गैस, वहाँ पर वो एरिया ही सुई है, तो इसलिए हमें को मिल रही होती है, जो घरों में आ रही होती है।
तो नेचुरल गैस भी एक बहुत बड़ी सोर्स है हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फिर आ जाते हैं प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स टोटली। तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को आपको पता है, उसमें से ऑलिव ऑयल, एलोवेरा, देयर आर मेनी सेवरल कंपाउंड्स, एप्पल्स, तमाम के तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स वगैरह सारे हमको इसमें से मिलते हैं। तो ये समझाने की आपको कोई चीज़ ही नहीं है, ग्लूकोज वगैरह सारी सब्सटेंसेस होती है क्योंकि टिश्यू से बनते हैं। इसी हिसाब से हम लेबोरेटरी में भी अब सिंथेसिस कर सकते हैं। भाई 1828 में मैंने आपको बताया था, हमको लगता था हम कोई भी चीज़ को सब्सटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते, पर उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी चाहिए होती, वाइटल फोर्स चाहिए होती है, जो कि हमारे पास है नहीं। बाद में हमने यूरिया बना लिया, फिर उसने कहा वाइटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया पूरा। हमने कहा हम ऐसे भी कंपाउंड्स बना सकते, फिर हमने लेबोरेटरी में आगे पीछे करके चीज़ों को, ड्रग्स, मेडिकेशंस वगैरह को बनाना शुरू किया। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड्स उसको कहा जाता है जो कि इंसेक्ट्स को मारने की दवा। पेस्टिसाइड्स जो होती हैं वो भी जो है हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, एक वर्ड था, प्रोटेस्ट वगैरह एक वर्ड था, मैं वो जहन से निकल गया, उसको मारने के लिए यूज़ की जाती है। यानी ये दवाइयाँ होती हैं। कॉस्मेटिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कंपाउंड्स, रबर, जो सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स में आपको एग्जांपल दूँ, झाड़ू वगैरह जो हमारे घर पर होते हैं, जो प्लास्टिक की जो होती है ना झाड़ू वगैरह जो निकले हुए होते हैं, तो ये भी यानी समझ लो मैं बताऊँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि क्या क्या कंपाउंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।